नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। भाई आज जो हमारी क्लास है वो ईवीएस की क्लास है। देखिए सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें ईवीएस 30 मार्क्स की आती है। इसमें से 15 नंबर की तो आती है आपकी पैडा, जो कि आपको पता ही है। आप पैडागोजी वाली लिस्ट पे जाइए, प्ले लिस्ट पे, वहाँ पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव से 15/15 नंबर मिलने वाले हैं। और बाकी जो 15 मार्क्स हैं वो भाई आते हैं इन 3 किताबों में से। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं हर क्लास में कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि ये बात बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये 3 किताबें आप पढ़िए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की। और मेरे जो नोट्स हैं वो सारे एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार हैं, इसलिए अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपका 100% 15/15 स्कोर होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आपने कितनी तैयारी की है, चेक करें और कमेंट करके मुझे अपना स्कोर एंड में ज़रूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो पीडीएफ निकाल लो। पीडीएफ के साथ काम करेंगे तो और भी सही रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। ये 4 कथन हैं। फटाफट आंसर कीजिए अपना आप, फिर मैं बताता हूँ। जी, अभी तक आपने आंसर कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें 2 बातें सही हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बकरी है, गाय है, भैंस है, इंसान भी है, उसमें जिनके बाहरी कान होते हैं, कान बाहर निकले होते हैं और बाल होते हैं, ये बच्चे देते हैं। ये बात ठीक है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, जैसे मछली, सांप, वे अंडे देते हैं, तो ये बात भी ठीक है। अब ये 2 बातें इसकी उल्टी लिखी हुई हैं, इसलिए ये बातें 2 ठीक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। जी, बताएं फटाफट। हाँ, मैं समझता हूँ आपने अपना उत्तर कर लिया होगा। देखिए, जो ये जनवरी से मार्च का जो टाइम इसमें बताया हुआ है, ये टाइम गलत है। ये अक्टूबर और सितंबर का महीना होता है जो मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा टाइम होता है। इस टाइम में मधुमक्खियाँ पालनी चाहिए। तो एक को छोड़ दो, बाकी 2, 3 और 4 कहाँ है भाई? थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। देखिए मित्रों, मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आप यहाँ 15/15 लाना चाहते हैं, यानी कि जो ईवीएस के जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एनसीईआरटी की ही बुक्स पढ़िए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसके नोट्स मेरे पास हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसके नोट्स दे सकता हूँ, और उसमें कोई रुपया पैसा नहीं लेता हूँ, फ्री में आपको नोट्स दे दूँगा। आप मुझसे मंगा सकते हैं ईवीएस के थ्योरी के नोट्स। मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल तो क्या, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं उसी पे भेज दूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। एक तो भाई ये वाला है, केले का छिलका, सब्जियाँ, सूखी पत्तियाँ, अखबार। एक ये है, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा कूड़ा किस आधार पर बनाया? घरेलू और औद्योगिक कचरा। देखो, औद्योगिक कचरा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैम की बोतल तो घर में ही यूज होती है। दुर्गंध रहित, दुर्गंध सहित, भाई दोनों में दुर्गंध आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपघटित और अपघटित ना होने वाले, तो ये बात सही है। देखो, ये अपघटित हो जाएंगे, ये अपघटित नहीं होंगे। तो आंसर तो हमारा थर्ड ही हो गया। आपने भी थर्ड ही किया होगा, इसको छोड़ ही तो, जब पता ही नहीं, आंसर हमें मिल ही गया। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा और टिन से पिघलाकर बनाया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इसे तोप तथा मूर्ति या बुत बनाए जाते हैं। कांसे के बर्तन अल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं हैं। चलिए बताइए फटाफट। तो भाई देखो, इसमें ये 2 बातें ठीक हैं कि कांसे को तांबे और टिन से पिघलाकर बनाते हैं। कांसा बहुत मजबूत होता है, इससे तोप और ये बनाई जाती है, ये बात भी ठीक है। तो हम इसको आंसर करेंगे बी और सी, यानी कि सेकंड आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखो आपको पता चल जाएगा कि आपने की कितनी तैयारी, इसलिए इसको ध्यान से करें। और देखो भाई, ये एक प्रश्न है, ये मैप का प्रश्न है और ये हमेशा आता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैप के साथ आप दोस्ती कीजिए, मैथ को पढ़िए, एक या दो सवाल इसमें से ज़रूर आएंगे। इसको देख लेते हैं। गांधी धाम यानी कि गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होंगी? तो देखो, अगर हम भारत का नक्शा देखें तो उसमें गुजरात इस साइड है। अगर ऐसे ऐसे हम थोड़ा सा बना लेते हैं इसको इस तरह से, तो गुजरात यहाँ पे है और भोपाल यहाँ है। और दूसरी चीज़ क्या है? हैदराबाद, हैदराबाद इधर है। तो वो जब यहाँ से भोपाल जाएगा तो पूर्व की तरफ चलेगा, इसके बाद दक्षिण की तरफ चलेगा। तो पूर्व, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। तो इसलिए आपको इस मैप की ज़रूर जानकारी होनी चाहिए अगर आपको ये 1 नंबर चाहिए। और क्वेश्चन हर बार आता है सीटेट के पेपर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, ये भी उसका ही आ गया, मैप का ही। 2 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। किसी शहर के मानचित्र पर लिखा है स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी, वास्तविक दूरी क्या होगी? तो देखो, 1 सेंटीमीटर 110 किलोमीटर के बराबर है, 110 किलोमीटर के बराबर। और उसमें लिखा है 15, तो 15 से उसको गुणा कर दो, ये आ जाएगा आपका 1650। 1650 क्या आएगा? मीटर आएगा, क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर है वो 110 मीटर के बराबर है। अब भाई 1650 तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है, ये लिखा है 1.65 किलोमीटर। तो इसको किलोमीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ए आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? ये तो आप फटाफट बता दोगे, बहुत आसान है, बिल्कुल सही, नेपाल का। अगला देखिए, नीचे दिए गए कर्तव्यों का अध्ययन कीजिए और इसके बाद ये है माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेवारियों का उपरोक्त में से चयन कीजिए। यानी कि ये जो 5 चीज़ें दी गई हैं, इन 5 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें जो माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है। पहली देखेंगे, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। जी हाँ, फटाफट करिए इसका आंसर। देखिए, पहली बात, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये बात ठीक है। ग्रुप के आगे आगे चलना, नहीं, ये ग्रुप के पीछे चलता है, तो ये बात गलत हो गई भाई। जो चल ना पाए उन्हें रुकने के लिए कहना, नहीं, उनको भी साथ लेके चलते हैं, ये भी गलत हो गया। आगे देखेंगे, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके खाने पीने, ये बिल्कुल ठीक है। रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी ठीक है। यानी कि ए, डी और ई फर्स्ट आंसर हो गया भाई। और देखिए मित्रों, सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करो, मैसेज करो, मैं आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और सीटेट को क्लियर कराने में पूरी मदद करूंगा। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 2009 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट आता है कई बार। रोनाल्ड रोस, इसको आप पढ़िए। इसको पढ़ना है 3rd, 4th, 5th की ईवीएस की बुक्स। कौन सी? एनसीईआरटी की। तभी आपको इन क्वेश्चनों के आंसर पता चलेंगे। निम्नलिखित में से सत्य ढूंढना है। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि उनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे आराम करता है और सोना पसंद करता है। 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलो पत्तियां खा लेते हैं। इन चारों में से बताइए कौन कौन सी बात ठीक है। तो देखिए, पहली बात, गंदे पानी में हाथी खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक चाहिए होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे आराम करता है, नहीं, ये 4-5 घंटे आराम करता है, 6 घंटे बस। ये बात भी ठीक है कि 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है 200 किलो वजन होता है। और ये बात भी ठीक है कि वो 100 किलोग्राम जो पत्तियां हैं वो खा लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, 4th, यानी कि 3rd आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। देखो, ये इन क्वेश्चनों के आंसर आप तभी दे पाओगे जब 6ठी, 7वीं, तीसरी, चौथी और 5वीं की ईवीएस की बुक पढ़ोगे, एनसीईआरटी की, ये ध्यान रखना। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल होता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक
चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नाम के स्थान पर पड़ा। ठीक बात। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। चलो भाई, इनमें से बताना कौन कौन सा ठीक है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। मधुबनी जो है वो राजस्थान का जिला नहीं है। तो आंसर हो गया ABC, यानी कि पहला, सॉरी पहला नहीं, ये तो उसमें डी है, फोर्थ, ABD। इसका आंसर हो गया ABD। अब भैया मधुबनी राजस्थान का जिला नहीं है, तो फिर ये कहाँ का जिला है, ये आप कैसे बताओगे मुझे, ये आप कमेंट करके बताओगे, देखता हूँ आपको कितनी जानकारी है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, कौन सा है वो पक्षी। अगर आपने बुक्स पढ़ी हुई हैं, तैयारी की हुई है, तो आप फटाक से आंसर बता दोगे। सी मतलब क्रो। अगला देखेंगे। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव कहाँ का भाग है भाई। पोचमपल्ली साड़ियाँ भी आती हैं। चलिए बताइए। अगर आप किताब पढ़ोगे तो मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि आपको ये किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी, EVS की 3rd 4th 5th की, क्योंकि 15 नंबर्स का इसी में से आता है NCERT की बुक। बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आंसर है भाई D। और बीच में इसलिए भी बोलता रहता हूँ ताकि आपको समय मिल जाए कि आप आंसर करो। आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है तो आंध्र प्रदेश आंसर करना। अगर तेलंगाना लिखा है तो तेलंगाना आंसर करना, क्योंकि ये तेलंगाना ज़िले में ही बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में कौन सा क्रम उपयोग किया जाना चाहिए। देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, अगर आप पढ़ोगे तो जरूर बता दोगे। देखिए मित्रों, सीटेट को क्लियर कराने में मैं आपकी इतनी मदद करूंगा कि आपके कम से कम 100 तो नंबर आएँ, इससे आगे तो आएँ। लेकिन वो आएंगे तभी जब आप मेरी क्लासों को सीरियल वाइज देखेंगे और बिना स्किप किए देखेंगे, ताकि आपको नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और ये सब चीज़ें तो मैं कराता ही हूँ। चलिए आंसर आपने अब तक कर दिया होगा, दिस इज 4th। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला, ये तो आप फटाफट बता दोगे, बहुत कॉमन है, सुंदर लाल बहुगुणा। चलिए एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ कि चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया, इसका भी आंसर कमेंट करके बताएं। तो मित्रों ये आज की क्लास थी। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन ठीक करे, कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। बाकी भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो पुश बटन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन वाला, क्योंकि क्लासेस आएंगी चली जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाओ, शेयर करो, और लोगों का भी भला होगा। फटाफट इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सीटेट से रिगार्डिंग, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व। तो चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए।